निकाय चुनाव में बड़े मुद्दों की एंट्री, देशभक्त और देशद्रोही पर बहस छिड़ी, बीजेपी कांग्रेस में आरोपों की लगी झड़ी। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव में अब बड़े मुद्दों की गूंज सुनाई दे रही है। बहस इस बात पर छिड़ी है कि कौन देशभक्त है और कौन देशद्रोही। दरअसल संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने निकाय चुनाव को देशभक्तों और देशद्रोहियों के बीच का बताया। उन्होंने तो कांग्रेस पर तुष्टीकरण कर सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का आरोप भी लगाया। इधर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भी इस मुद्दे को अपने तरीके से हवा दे दी। कोई संदेह नहीं, इसमें देशभक्त और देशद्रोहियों के बीच का चुनाव है। किस तरह देशद्रोही और राष्ट्रभक्त? 65 साल जिन्होंने देश को दुर्व्यवस्थाओं में डाला, जिन्होंने तुष्टीकरण करके देश की सामाजिक समरसता को भंग करने का दुष्चक्र चलाया, जिन्होंने भारत के कश्मीर को नारकीय जीवन जीने के लिए बाध्य किया, और इन सब समस्याओं का समूल समाधान भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो भारतीय जनता पार्टी देशभक्तों का दल है। कांग्रेस देशभक्त कहाँ से हो गई? वहाँ तो जो कुछ है सब विदेश का ही माल है, देश का तो कुछ है ही नहीं है। तो देशभक्त कहाँ से हो गई? कांग्रेस का देशभक्ति से कोई संबंध है ही नहीं है। और जनता ने बता दिया कि देशभक्त कौन है, मोदी जी हैं कि कांग्रेस है, ये बता दिया। विपक्ष की पार्टी लायक भी नहीं बची देश में कांग्रेस पार्टी। और लगातार जिस तरह से कांग्रेस की जो हालत है वो अंतिम पड़ाव पे पहुंच रही है कांग्रेस। देश की बात करें तो नुपुर शर्मा की टिप्पणी पर दुनिया भर में हुई प्रतिक्रिया ने कहीं न कहीं बीजेपी को परेशान किया है। जाहिर है उषा ठाकुर के बयान पर भी कांग्रेस को बोलने का मौका मिल गया है। कांग्रेस ने खुद को देशभक्त और बीजेपी को देशद्रोही बताने में देरी नहीं की। उषा ठाकुर ने कहा है कि ये चुनाव जो है नगरीय निकाय देशभक्तों और देशद्रोहियों के बीच में है। तो बोल ठीक कहा है उसने। देशभक्त तो कांग्रेस है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश को आज़ाद कराने के लिए 12-12 साल जेल में रहे। उस समय ये लोग विरोध कर रहे थे अंग्रेजों के साथ। तो देशभक्त कौन हुआ? कांग्रेस। यूं तो निकाय चुनाव लोकल मुद्दों पर लड़े जाते हैं, लेकिन इस बार की स्थिति अलग है, क्योंकि निकाय चुनाव के बाद अगले साल सीधे विधानसभा चुनाव होंगे। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही बड़े मुद्दों के जरिए नैरेटिव सेट करने में जुट गई है। हालांकि बीजेपी उन बयानों से बचने की भी कोशिश कर रही है जिससे पार्टी को नुकसान हो। शायद यही वजह है कि बीजेपी ने यह भी साफ कर दिया है कि निकाय चुनाव में चेहरा सीएम शिवराज ही होंगे। अब चुनौती कांग्रेस के सामने है। सीएम शिवराज की छवि के साथ साथ उनका मुकाबला बीजेपी के फेवरेट मुद्दे राष्ट्रवाद से भी है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है छोटे चुनाव बड़े मुद्दे। हमारे यहाँ नाना प्रकार की तरह तरह की किस्म की कहावतें हैं, और ये कहावतें अलग अलग सिचुएशन पे बड़ी मुफीद और बड़ी फिट साबित होती हैं। जैसे जिसका काम उसी को साजे, जहाँ सुई की ज़रूरत है वहाँ तलवार निकालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वक्त के साथ कुछ चीज़ें बड़ी बदलती हैं। अब हम ये भी देख रहे हैं कि चुनाव छोटा होता है लेकिन मुद्दे बड़े हो जाते हैं। और ये बड़े मुद्दे, मैं ये नहीं कहता कि ये किसी भी रूप में ख़राब हैं या ऐसा करना उचित नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर छोटे चुनाव में, निकाय के चुनाव में या पंचायत के चुनाव में भी राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के मुद्दे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये कई बार चुनौती भी बन सकता है। जैसे जहां आपको बात करनी है लाइट की, बिजली की, सड़क की स्थिति की, वहां आप वही बात, जैसे बड़ा खूबसूरत वो गीत कहता है, प्यार को प्यार ही रहने दें, किसी रिश्तों का इल्ज़ाम न दें। अब अगर ये चुनाव सड़क, बिजली, पानी, इन सब से निकल कर इस पर आ जाएगा कि भारत की अर्थव्यवस्था की दर कितनी है और किस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, या फिर और भी जो कई मुद्दे हैं वो भी अगर उछल कर आ गए और ये असर भी डालने लगे, तो ये स्थानीय चुनाव को प्रभावित करेंगे। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जिसका जो स्वरूप है वो स्वरूप रहे। लेकिन कई बार राजनीतिक दल, इसमें सभी शामिल हैं। आप ये नहीं कह सकते कि हर राजनीतिक दल ये चाहता है कि उसकी बड़ी उपलब्धियां, चाहे वो केंद्र की हों या प्रदेश की हों, या फिर कुछ भावनात्मक मुद्दे भी जुड़े हों, उनकी चर्चा चुनाव में बराबर हो।
और यही वजह है कि छोटे चुनाव में भी कहीं राष्ट्रवाद का स्वर गूंज रहा है तो कहीं राष्ट्र विरोधी का स्वर गूंज रहा है। और ये बात जब सामने आती है तो एक बड़ी बहस का बायस भी बन जाती है। आज हम इसी पर बात करेंगे कि चुनाव छोटा है तो मुद्दे वही होने चाहिए, मुद्दे छोटे नहीं होते। सड़क पानी बिजली कोई छोटा मुद्दा नहीं है। 2003 में बीजेपी ने इसी मुद्दे पर, सड़क पानी बिजली, इसी पर सरकार बनाई है, जिसको उस समय कहा गया था BSP फैक्टर, बिजली सड़क पानी। आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। मेरे साथ स्टूडियो में है, भोपाल स्टूडियो में, संदीप पौराणिक जी, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक। बहुत स्वागत है उनका। और अभी खासा बड़ा एरिया बुंदेलखंड का वो घूम कर लौटे हैं और उन्होंने किस तरह से राजनीतिक हालात हैं, परिस्थितियां हैं, उनको करीब से देखा भी। अजय सिंह यादव हैं, संयोग से बुंदेलखंड से ही आते हैं, उपाध्यक्ष हैं, कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रवक्ता हैं और नए दायित्व के बाद निश्चित तौर पर प्रसन्नता में अभिवृद्धि भी है और उनको ढेरों शुभकामनाएं भी हैं। बहुत धन्यवाद। सनवर पटेल साहब हैं, आज कुछ चिंतित से दिख रहे थे, आसपास शायद कुछ तकनीकी सरंजाम नज़र नहीं आ रहा था उनको। उनका भी बहुत स्वागत है। उनकी मुस्कुराहट बड़ी स्नेहिल है, जो आश्वस्त करती है कि इस डिबेट में कोई भी इस तरह की गतिविधि नहीं होगी जो शोर को बढ़ाएगी। ऐसा करके मैं दबाव नहीं बना रहा हूँ उनके ऊपर। चलिए, बहुत स्वागत कर रहा हूँ उनका। सबसे पहली टिप्पणी संदीप जी आपकी कि प्यार को प्यार ही रहने दें, रिश्तों का इल्ज़ाम न दें। छोटा चुनाव है, मुद्दे वही रहने चाहिए जो उठ के आते हैं, लेकिन कई बार ऐसी बहसें, जैसा उषा ठाकुर जी का एक बयान आया कि ये चुनाव राष्ट्रभक्त और जो विद्रोही हैं, जो राष्ट्र से प्रेम नहीं करते हैं, उनके बीच का भी एक चुनाव है। आप किस तरह देखते हैं, क्या अब चुनावों का स्वरूप बदल रहा है? भारतीय जनता पार्टी की भी कोशिश है कि कुछ बड़े मुद्दों पर भी इन चुनावों में चर्चा हो। जो मूल मुद्दे हैं वो मूल मुद्दे तो रहेंगे। किस रूप में आप देखते हैं इसको? देखिए शरद जी, कुछ नेता जिनको हम कहते हैं वो अपने बयानों के कारण चर्चाओं में रहते हैं। उन नेताओं में मध्य प्रदेश की उषा ठाकुर एक नेता हैं। इनके बयान पहले भी हमने देखे, मदरसे को लेके और तमाम चीज़ें, उनके इस तरह के बयान आते हैं। वो मध्य प्रदेश की राजनीति में एक हिंदूवादी राजनेता के तौर पर हैं। और भी नेता हैं मध्य प्रदेश में ऐसे, लेकिन मुखर नेताओं में उषा ठाकुर हैं और वो बात अपनी कहती हैं। लेकिन जहाँ तक आपने चुनावी मुद्दों की बात कही, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप छोटे तरफ बढ़ते हैं या सीमित बातों पे बढ़ते हैं, जैसे बिजली सड़क पानी पर, तो चर्चाएं ज़्यादा होने लगती हैं और लोगों को घेरने का मौका मिलता है। लेकिन जितना भी कैनवास आप बड़ा करते जाते हैं उतने आप मजबूत होते जाते हैं। मुझे लगता है कि बीजेपी के पास राष्ट्रवाद एक ऐसा मुद्दा है जिसके चलते बिजली पानी सड़क जैसे मुद्दे बहुत छोटे पड़ जाते हैं और बीजेपी की कोशिश हमेशा यही होती है कि इन मुद्दों की तरफ कांग्रेस को घेर के लाए। और मुझे लगता है कि विधानसभा का जो चुनाव है उसकी तैयारी नगरीय निकाय चुनाव से शुरू हो गई है और उषा ठाकुर का जो बयान आया है, आज आप देखिए पूरे दिन वही मसला छाया रहा और आने वाले दिनों में भी ये छाया रहेगा। तो बिजली पानी सड़क की तो बात होगी नहीं, राष्ट्रवाद की, देशभक्ति की बात ज्यादा होगी, क्योंकि इससे राजनीतिक दल को कहीं ना कहीं अपना लाभ दिखता है। चलिए सनवर पटेल साहब, कितना इत्तेफाक है आपका कि राष्ट्रवाद मुद्दा रहेगा नगरीय निकाय के चुनाव में भी और पंचायत में भी? हालांकि सिंबल पर नहीं है, लेकिन नगरीय निकाय में जहाँ जहाँ महापौर के चुनाव सिंबल से हैं, वहाँ क्या आपको लगता है कि राष्ट्रवाद बनाम गैर राष्ट्रवाद या जिसमें नहीं है राष्ट्रवाद, ये मसला उठेगा? देखिए शरद जी, मैं दोनों बातों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। आपने कहा है कि ये जो डिबेट है ये बहुत ही सौहार्द होगी। जहाँ आप रहते हैं तो बहुत ही अच्छे माहौल में डिबेट होती ही, कहीं ऊंची नीची आवाज का प्रश्न ही नहीं उठता। जहाँ आप होते हैं वो वहाँ का आभा मंडल बड़ा आनंद में आभा मंडल होता है जी। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ जिस प्रकार से राष्ट्रवाद के ऊपर आपने प्रश्न किया, देखिए भारतीय जनता पार्टी के तो मूल में राष्ट्रवाद है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के पहले जनता पार्टी और जनसंघ सबकी स्थापना और मातृसत्ता संघ की स्थापना ही राष्ट्र के लिए हुई है। और राष्ट्र के ये स्थापना के साथ जब राजनीतिक दल के रूप में स्वरूप बना, तो इस स्वरूप के साथ भारतीय जनता पार्टी कैसे सुशासन की स्थापना हो, कैसे गांव गरीब किसान का विकास हो, कैसे बिजली पानी और रोड आम आदमी को अच्छी से मिले, ये सुशासन भारतीय जनता पार्टी का मूल उद्देश्य है। तो अपने काम में तो भारतीय जनता पार्टी काम करके दिखाती है, लेकिन साथ में राष्ट्रवाद की बात जो आती है वो इसलिए आती है कि हमारे जो कांग्रेस के राष्ट्रवाद पर क्या राय है आपकी? वो समय समय पर इस प्रकार
गतिविधि करता है जो राष्ट्र के द्रोह की श्रेणी में लगभग आते हैं। अब देखिए आप कि इनके राष्ट्रीय नेतृत्व राहुल जी लंदन जाकर और क्या बोलकर आए हमारे देश के लिए। उन्होंने कहा कि साहब कैरोसिन छिड़क गया है। क्या ये लंदन में बोलने की आवश्यकता? अगर आपको कहीं कैरोसिन दिखा था तो आपने उसको साफ करने का प्रयास किया क्या? क्या आपने उचित माध्यम पर उसकी बात की क्या? हमारे वहां संसद के अंदर आपने कितने संसद में अटेंडेंस में कितनी गंभीरता से आपने इस बात को कभी उठाया? सनवर साहब नहीं जी, मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं, मतलब अब ये पक्का है कि केरोसिन मिल रहा है कि नहीं, ये मसला भी उठेगा और ये भी उठेगा कि कहां लंदन में कौन छिड़क रहा है। दोनों मसले लेकर जाएगी बीजेपी। जी जी, तो निश्चित रूप से शरद जी, निश्चित रूप से देखिए जिस प्रकार के आप काम करेंगे तो उस प्रकार की बात तो समाज में प्रतिक्रिया के रूप में आएगी। कमलनाथ जी को जब मौका मिला कोरोना काल में तो उन्होंने कहा कि भारत बदनाम भारत बोल दिया। अरे जो भारत हमारी माँ है, ये देश जमीन का टुकड़ा नहीं है, इससे हमारी भावनाएं जुड़ी है, उसको आपने बदनाम भारत बोल दिया। जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह जी वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, 2 बार मुख्यमंत्री है, जिस प्रकार से वो आतंकवादी की तारीफ करते हैं, जिस प्रकार से वो देश के लिए अनर्गल बातें करते हैं, तो यहाँ से राष्ट्रद्रोह और राष्ट्र प्रेम की बात पैदा होती। तो इसलिए अभी तक आपने सड़क बिजली वगैरह की बात बहुत ज्यादा नहीं की आपने। सड़क बिजली पानी, मैं भी कंफ्यूज हूँ कि चुनाव नगरीय निकाय का है या राष्ट्रीय चुनाव है। सर जी, आज मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 है सड़कों के मामले में। जो सड़कों का निर्माण हो रहा है वो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सड़कों का निर्माण हो रहा है। नल जल योजना के माध्यम से 2028 हमारा टारगेट है, पूरे देश में लगभग 140 करोड़ जनता के हर घर में नल पहुंचे, जल पहुंचे। आपने देखा है कि जहां पानी की अगर समस्या मध्य प्रदेश में थोड़ी सी भी आई, मैं आता हूं दूसरे राउंड की तरफ। संवेदनशील नेतृत्व सुबह 6 बजे उठकर अधिकारियों को ताकीद करता है और समस्याओं को हल करने का काम करता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे संवेदनशील नेतृत्व शिवराज सिंह जी चौहान है। चलिए, इतना तो तय मानिए अजय जी कि अब इन इश्यूज पर चुनाव तो जाएगा और ये एक बेहतर राजनीतिक रणनीति चुनाव की दृष्टि से प्रतीत भी होती है, जैसा संदीप जी ने भी कहा। क्योंकि अगर लोग सुनना चाहते हैं, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो बहुत चतुराई से और फीडबैक बेस्ड डिसीजंस लेती है और निश्चित तौर पर इसके टूल्स उसके पास भी हैं, आपके पास भी हैं। कमलनाथ जी भी सर्वे पर बहुत भरोसा करते हैं और ये बीजेपी को एक बड़ा फलक देता है, क्योंकि लंबे समय तक मध्य प्रदेश में सत्ता में रहने की वजह से वो न सिर्फ गवर्नेंस को लेकर बड़े दावे कर सकती है, बल्कि राष्ट्रीय फलक पर जो बड़े निर्णय हैं जो जनता के मन को छूते हैं, उनको उठाकर वो आपको भी कई जगह जवाब देने के लिए मजबूर भी कर सकती है और शायद निरुत्तर भी कर सकती है। आप बेहतर इसका जवाब देंगे। जी देखिए शरद जी, मैं दोनों ही चीज़ों पे जानना चाहूँगा। जिस तरह से उषा ठाकुर जी ने राष्ट्रवाद की बात कही और हमारे साथी प्रवक्ता ने बड़ी भारी व्याख्या कर दी, देश के राष्ट्रीय आंदोलन की पार्टी कांग्रेस पार्टी, हमारी गौरवशाली विरासत कोई इनकार नहीं कर सकता। सनवर जी कोई भी हो देश के, देखिए सनवर जी अब संयम से सुनिए। आपकी तो जनता पार्टी और जनसंघ सब कुछ एक है और यहाँ कांग्रेस की विरासत भी कांग्रेस की नहीं है। इस तरह की बात उन्होंने नाम नहीं लिया। आप जी देखिए, इस तरह से जो देश का इतिहास है बदला नहीं जा सकता है। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय आंदोलन की पार्टी, देश के आज़ादी के आंदोलन की पार्टी। हमारे नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू 18 साल तक जेल रहे और उनके परिवार का प्रत्येक सदस्य आज़ादी के आंदोलन के लिए जेल में रहा, इसलिए वो विरासत नहीं बदल सकते। आरएसएस का गठन 1925 में हुआ, उसके बाद भी 22 साल बाद देश को आज़ादी मिली और किसी स्वयंसेवक का फ्रीडम फाइटर में कहीं कोई नाम नहीं है। इसलिए आपके कुतर्कों से ये राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद की परिभाषा तो बदल नहीं सकती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जब भी कोई चुनाव आते हैं तो एक काठ की हांडी सजाने लगते हैं और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कई बार इस काठ की हांडी से इन्हें लाभ भी मिल जाता है। इसलिए जैसे ही नगरीय निकाय के चुनाव आए, जनता के मुद्दे हैं, जनता हिसाब मांगने बैठी है। आज 16 की 16 नगर निगमें आपकी हैं, अधिकांश नगर पालिकाएं आपकी हैं, नगर पंचायतें आपकी हैं। आप रिपोर्ट कार्ड रखने के लिए तैयार नहीं है, आप चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है कि भोपाल में नालों में बच्चे बहते हैं, सड़कें नहीं है, सीवेज सिस्टम नहीं है, तमाम नगर पालिकाओं में यही हालात हैं। तो आप
अनर्गल बातचीत कर रहे हैं, अनर्गल चर्चा करके जनता का मनोरंजन कर रहे हैं। मैं आपको पूरी तरह से आरोप लगा रहा हूं, आप गंभीर राजनीति नहीं कर रहे हैं। नगरीय निकाय चुनाव में इन मुद्दों बिल्कुल का बिल्कुल कोई लूंगा, लेना देना आप आपके पास आऊंगा। देना नहीं है। नगरीय निकाय के मुद्दों का आप हिसाब रखना नहीं चाहते हैं, आप रिपोर्ट कार्ड नहीं रखना चाहते हैं, इसलिए आप अनर्गल बातचीत करके जनता का ध्यान भटका रहे हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं, आप अपनी 8 साल पहले की जो नगरीय निकाय उनका हिसाब रखिए, रिपोर्ट कार्ड रखिए। जनता का हक बनता है कि 8 साल पहले जिनको मत दिया था उन्होंने क्या काम किया, उसकी बात आप क्यों नहीं करना चाहते हैं? चाहे आप हो चाहे आपके मंत्री हो, ये अनर्गल बात नहीं चलने वाले। आपने उदाहरण दिया अंतर्राष्ट्रीय पटल पे, आपकी प्रवक्ता ने किस तरह की भत पिटवाई, क्या आप सहमत हैं उनकी बात से? इस तरह से किसी व्यक्ति को कोट करते हैं, बताइए नुपुर शर्मा को आपने क्यों हटाया? ये होता है, ये विषय नहीं है, ये विषय नहीं है, और वो ऐसा विषय है कि उसका पटाक्षेप हो चुका है, उस पर हम ना बात करें। वो ऐसा विषय है कि जिसका बहुत ताकत के साथ उसका पटाक्षेप हो चुका है। और दूसरा, अजय जी, मुझे भी लगा कि आपने रिपोर्ट कार्ड से बात नहीं की, तो बीजेपी आपको उस ग्राउंड पे तो ले आई। आपने नेहरू जी का जिक्र किया, आपने राष्ट्रवाद को लेकर कांग्रेस की भूमिका को स्पष्ट करने की कोशिश की। यानी बीजेपी जहां जिस ग्राउंड पे लाना चाहती है उसी ग्राउंड से आपने शुरुआत की। बिल्कुल शरद जी, मैंने पहले ही कहा कि ये काट की एक ऐसी हांडी है जो दुर्भाग्यपूर्ण है कि कई चुनाव में भाजपा सफल हो गई इसी तरह की साजिश करके, और वही साजिश इन्होंने फिर से प्रारंभ करी। सनवर जी कुछ कहना चाह रहे थे, इस बार अपना निर्णय काम के आधार पर। बोलिए सनवर जी, संक्षेप में, बहुत संक्षेप में। देखिए शरद जी, इन्होंने रिपोर्ट कार्ड की बात कही। देखिए, वो कांग्रेस रिपोर्ट कार्ड की बात कर रही है जिसके कार्यकाल में बिजली कभी कभी आती थी, जिसके कार्यकाल में सड़कें जो है तर्क नहीं हो सकता है नगरीय निकायों के रिपोर्ट कार्ड में अनर्गल बातचीत करना। आप नगरीय निकाय का रिपोर्ट कार्ड रख दीजिए, हम भी देख लेंगे, जनता भी देख लेगी। बिजली पानी की सड़क की बात का रिपोर्ट कार्ड बता रहा हूँ, तो आपको वो गलत लग रहा है। अरे बिजली पानी सड़क की बात नहीं करेंगे। सुन लीजिए, मैं आता हूँ आपकी तरफ। जी बोल लीजिए पटेल साहब जी। बिजली सड़क पानी की अगर बात करना चाह रहे हैं तो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, रिपोर्ट कार्ड बता रहा हूँ कि आपकी सरकारों में बिजली आती थी, आज बिजली सरप्लस है और कभी कभी चली जाती है मेंटेनेंस के कारण, तो आप उससे हल्ला मचाते हैं ब्लैकआउट होने वाला है। हुआ ब्लैकआउट? नहीं हुआ और नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारी जनता के लिए जिम्मेदार नेता है। देखिए, सड़क के मामलों में बात करें तो गड्ढों में सड़क होती थी, आज अगर कहीं सड़क में गड्ढा हो जाता है तत्काल ठीक किया जाता है। पानी की आप बात कर रहे हैं तो पानी की व्यवस्था घर घर नल जल योजना के माध्यम से लोगों को पानी पहुंचाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज राष्ट्रवाद को लेकर माननीय शरद जी ने यह डिबेट रखी है, तो आपको अपने शीर्ष नेतृत्व को, अपने नेताओं को ये बताना पड़ेगा कि भारत हमारी माँ है। ये देश सिर्फ धरती का टुकड़ा नहीं है, ये जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये हमारी माँ है। और दुनिया में हम जिसकी आजादी में आपके नेताओं का कोई योगदान नहीं है, जिस समय आपके नेता मुखबरी करते थे और अदालतों में गवाही देते थे देशभक्तों के खिलाफ, और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, ये केवल झूठे जुमले हैं, इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, कोई अर्थ नहीं है इस तरह के कुतर्कों का। सर आप दोनों मुझे ये तो बताइए कि इसमें सड़क बिजली पानी की चर्चा तो होगी ना सर? मैं दोनों मतलब ये तो मुझे भी नहीं समझ आ रहा है कि हम कौन से चुनाव की बात कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल ये आप राष्ट्रवाद टेस्ट कर रहे हैं, ये उस पर जवाब दे रहे हैं आपको जी। इंदिरा कांग्रेस को कांग्रेस बता रहे हैं, जो एक अंग्रेज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम है, मुझे नहीं पता, आपको जानकारी है? ये निकाय चुनाव में ऐसे मसले हमने कभी नहीं सुने इसके पहले। सारे रिपोर्ट कार्ड रख दीजिए, हमारी भी आंखें खुल जाएंगी, जनता की भी खुल जाएंगी। सारे नगरीय निकायों के रिपोर्ट कार्ड रख दीजिए। चलिए मैं लौटता हूँ, मैं एक तेज राउंड की तरफ और लौटता हूँ आप दोनों की तरफ, क्योंकि आप दोनों ने इस बातचीत को एक बहुत ही अलग मकाम देने की कोशिश की है। संजीव जी, ये तो साफ हो गया कि बीजेपी की तरफ से मसले बड़े ही मिक्स्ड होंगे, ये तो बात अब बहुत साफ है, मतलब जिसको आप कहते हैं कि तस्वीर बहुत साफ है। बीजेपी अपनी एक बहुशाखीय स्ट्रैटेजी के साथ, जिसको आप कहते हैं कि एक मल्टीफेरस एक्टिविटी और स्ट्रैटेजी के तहत वो जाएगी, और उसमें जहां गवर्नेंस का उसका क्लेम जो रहेगा, जो रहता ही है जो भी रूलिंग पार्टी है, उसके साथ वो राष्ट्रवाद और इमोटिव इश्यूज़ जिनको हम कहते हैं, भावनात्मक विषय, और जिसमें राष्ट्रवाद ही वो सबसे बड़ा विषय है कि साहब हमारा राष्ट्रवाद जो है वो प्रखर राष्ट्रवाद है, और कांग्रेस इसमें कहीं
पीछे हटती हुई दिखती है, और कांग्रेस इस इशू पे वो भी तुरंत रिटेलिएट करती है, वो भी तुरंत दोहराती है। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि इस बार नगरीय निकाय चुनाव में प्रचार का मंजर बड़ा मुख्तलिफ होगा, भिन्न होगा जो हम अब तक देखते आए हैं? शरद जी, ये बात बिल्कुल सही है। इस बार का जो नगरीय निकाय चुनाव है वो बड़े अंदाज उसका अलग होगा पिछले चुनावों की तुलना में। पहले हम ये देखते थे कि ज़्यादा बात स्थानीय मुद्दों की होती थी, बिजली, सड़क, पानी और स्थानीय मुद्दे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी की जो रणनीति है वो एक साथ कई मोर्चों पर चलेगी। एक तरफ वो अपने विकास की बात करेंगे, सड़क, बिजली, पानी की बात करेंगे, और दूसरी तरफ वो राष्ट्रवाद जैसे मुद्दे को, देशद्रोही, देशभक्त जैसे बात देगा, क्योंकि ये भावनात्मक तौर से लोगों से जुड़े हुए हैं। जब भावना हावी हो जाती है व्यक्ति की तो उसके लिए समस्या बहुत महत्व नहीं रखती। और मुझे लगता है कि बीजेपी इन मोर्चों पर भी चलेगी, और उसकी शुरुआत उषा ठाकुर का बयान हुआ है, और बीजेपी कोशिश ये करती है कि कांग्रेस उसके मैदान में आके खेले। अभी तक यही लग रहा है कि उषा ठाकुर का बयान आया और कांग्रेस उसके मैदान में जाने लगी है। मुझे लगता है इन स्थितियों में नुकसान तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। और बड़ा ही ऐसा मंजर है, मुझे याद है 2003 का विधानसभा चुनाव, जब उमा भारती जी कैंपेन का नेतृत्व कर रही थी, और हमने एक इंटरव्यू में उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, जो उस समय के चीफ मिनिस्टर थे दिग्विजय सिंह जी के लिए, कि दिग्विजय सिंह जी हिंदुत्व की शरण में जा रहे हैं, उसका मुद्दा उठा रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी तोगड़िया की शरण में जा रहे हैं, क्योंकि उस समय प्रवीण भाई तोगड़िया का एक बयान बड़ा चर्चा में रहा था। दिग्विजय सिंह जी दलित एजेंडा की शरण में जा रहे हैं, लेकिन हम बिजली, सड़क, पानी को लेकर चुनाव लड़ेंगे, यही हमारा कोर इशू होगा, हम इससे दाएं बाएं नहीं होंगे। और आज मंजर मुझे लग रहा है कि फिर अब आज जिस जगह कांग्रेस है वहाँ बीजेपी खड़ी है, और जहाँ बीजेपी है वहाँ कांग्रेस खड़ी है। वक्त और परिस्थितियों के हिसाब से सनवर साहब, स्ट्रैटेजी बदलना, यही राजनीति है। देखिए शरद जी, भारतीय जनता पार्टी के मूल में राष्ट्रवाद है और कांग्रेस के मूल में परिवारवाद है। तो ये बड़ा अंतर है दोनों में जब आप तुलना करेंगे तो। और भारतीय जनता पार्टी तो सदैव सक्रिय रहने वाली पार्टी, सदैव वक्त के साथ अपने आप को चलाने वाली पार्टी, कैसे जनता का हित हो उसके लिए काम करने वाली पार्टी, रात दिन सुख दुख में लोगों के खड़े होने वाली पार्टी। आपने देखा होगा पिछले 2 दिनों से कैसे संवेदनशील मुख्यमंत्री उत्तराखंड की उस पहाड़ी पर जाकर खड़े होते हैं, कैसे विष्णुदत्त शर्मा जी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष उनके पार्थिव शरीर को लेकर एक एक गांव पहुंचते हैं। इंसानों की जिंदगी को वापस नहीं लाया जा सकता शरद जी, लेकिन उनके दुख में शामिल होकर उनके दुख को कम किया जा सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी है। क्या कांग्रेस के नेता नहीं है? कांग्रेस के नेताओं का क्या नैतिक दायित्व नहीं है कि मध्य प्रदेश की जनता है और मध्य प्रदेश की जनता के साथ इतना बड़ा आघात हुआ है अगर कहीं, तो हम उनके सुख दुख में खड़े रहें? लेकिन ये परिवार के प्रति उत्तरदायी पार्टी है, ये इसके लिए सिर्फ परिवारवाद ही महत्वपूर्ण है। इसलिए जमीन और आसमान का अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। चलिए तो अब ये तय मानिए कि बीजेपी का कैंपेन कुछ इस तरह से होगा कि वहाँ जो भी प्रत्याशी होगा नगरीय निकाय, नगर निगम का खास तौर पर, वो एक तरफ जहाँ सड़क, बिजली, पानी की बात करेगा, वहीं यही कहेगा कि आप ये भी देख लीजिए गवर्नेंस का मॉडल हमारा कैसा है, और ये भी देखिए परिवारवाद कहाँ पर है, कौन सी पार्टी है जो परिवारवाद का प्रतिनिधित्व करती है। अजय जी, ये रणनीति तो साफ दिख रही है। देखिए शरद जी, अगर तथ्यों को झुठलाकर कुछ भी बोलना है तो कुछ भी कहा जा सकता है। राजमाता सिंधिया की खड़ी हुई पार्टी, उनके परिवार के 5-5 सदस्यों को आप महिमा मंडित करते हैं और परिवारवाद का विरोध करते हैं। महाआर्यमन सिंधिया की ताजपोशी की तैयारी है, तो तर्कों के लिए तो कुछ भी कहा जा सकता है। आपका राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान नहीं, और राष्ट्रवादी बन के घूम रहे हैं। मैंने कहा मुद्दों की बात, आप कहते हैं आपने काम किया। 18-16 नगर निगमों में रिपोर्ट कार्ड रख दीजिए, जनता देख लेगी। आपके सांसद विवेक सेजवलकर जी ने ग्वालियर में कहा था कि नगर निगम प्रशासन फेल है और यहाँ प्रशासन मेरी सुनता नहीं है, बाकायदा चिट्ठी लिखी थी। भोपाल में नालों में बच्चे बहे हैं, इस तरह के हालात, इंदौर में जिस तरह के हालात, उज्जैन में जिस तरह के हालात, आप रिपोर्ट कार्ड रखिए ना जनता के सामने, हमें भी जवाब मिल जाएगा। हम भी जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन आप नहीं रखेंगे, आप करेंगे झूठी बातें, जुमलेबाजी, इधर उधर की बातें। मुझे बताइए, नगरीय निकाय के चुनावों का इन मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। नगरीय निकाय, नगर सरकार, छोटी छोटी सड़क, बिजली, नाली की सरकार, उनकी समस्याओं के मुद्दों से आप क्यों भाग रहे हैं? जनता सब समझती है। ये काट की हांडी अब की बार नहीं चढ़ने वाली आपकी। चलिए, लेकिन आपके लिए चुनौती टफ है, क्योंकि जिन नगर निगमों की बात हो रही है वहाँ बीजेपी का ही कब्जा है,
और शरद जी जवाब ले लीजिए। हाँ बोलिए, जल्दी जल्दी बोल लीजिए आप 15 सेकंड में, क्योंकि मैं जी शरद जी मेरे विद्वान मित्र केबिन में बैठकर बात करते हैं, जिस उज्जैन, इंदौर और भोपाल की बात कर रहे हैं, जो देश का सबसे स्वच्छ शहर लगातार 5वीं बार इंदौर आया है। जी रिपोर्ट कार्ड रख दीजिए, मैं केबिन में बैठ के बात नहीं करता हूँ, मेरे साथ चलिए, मैं सड़कों पे घूम के राजनीति करता हूँ, मेरे साथ चलिएगा आप एक आध बार। ये उज्जैन है, 5,000 करोड़ रुपया सीएस में खर्च हुआ और उज्जैन चमचमाता हुआ उज्जैन है। आज 14 नगर निगम का रिपोर्ट कार्ड कब तक रख रहे हैं बता दीजिए, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बोल दीजिए कि हम रिपोर्ट कार्ड रखेंगे, बस इतनी सी तो बात है, बोल दीजिए 5 साल का रिपोर्ट कार्ड रखेंगे, रिपोर्ट कार्ड। रिपोर्ट कार्ड से क्यों भाग रहे हैं अगर काम किया है? चलिए रिपोर्ट कार्ड तो बीजेपी को रखना ही होगा, क्योंकि नगर निगमों में कब्जा उसका है। लेकिन इतना तय प्रतीत होता है, जैसा हम बार बार कह रहे हैं, कि रिपोर्ट कार्ड के साथ उसके वो इश्यूज भी रहेंगे जिनको लेकर उषा ठाकुर जी ने एक हमला बोला है कांग्रेस पर। और कांग्रेस अगर इसके जिस तरह से हमने ये भी देखा है कि कांग्रेस की तरफ से भी बड़ी तेज प्रतिक्रिया आती है। संदीप जी कुछ बहुत कम सेकंड्स हैं मेरे पास, लेकिन आपका जवाब मैं चाहूँगा। ये रणनीति तो बहुत साफ है और बीजेपी जिस तरह से आगे बढ़ रही है गवर्नेंस के साथ, उसके पास डबल इंजन का इशू है कि राज्य में हमारे पास एक कॉम्पिटेंट लीडर है, केंद्र में एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने बहुत आउटस्टैंडिंग ये दावा करते हुए सामने आती है, और तीसरी बात है कि भावनात्मक मुद्दों का एक बहुत बढ़िया उसके पास एक संसार है। तो ये इस तरह की एक त्रिस्तरीय रणनीति के साथ बीजेपी आगे बढ़ेगी। नगर निगमों में आपको लगता है नगरीय क्षेत्रों में बीजेपी का दबदबा है, उसके लिए बेहतरीन ये रणनीति साबित होगी? शरद जी, शहरी इलाकों में जो ये मुद्दे हैं, खासकर भावनात्मक मुद्दे, ये ज़्यादा असर कर जाते हैं। देखिए, आप ये मान के चलिए कि इन विषयों पे चर्चा बहुत करते हैं लोग, लेकिन शहरी इलाकों का मतदान प्रतिशत बहुत कम होता है और भावनात्मक तौर पर लोग बह जाते हैं। मुझे लगता है कि और जगह की तो बात नहीं करता मैं, लेकिन नगरीय निकाय में खासकर महापौर के चुनाव में बीजेपी के लिए बड़ा लाभदायक मुद्दा हो सकता है। बिल्कुल ठीक है आपने। और जब हमने पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखा था तो एक शब्द से हम भी वाबस्ता हुए, रूबरू हुए, वो शब्द था ग्लोबल विलेज। दुनिया एक विश्व गांव बन गई है। अब ये चीज़ 2022 में हमें और गहराई से समझ में आती है कि दुनिया वाकई विश्व गांव बन गई है। व्हाट्सएप जो है वो हर मोबाइल को, स्मार्टफोन को कनेक्ट करके रखे हुए है, और यही वजह है कि सड़क बिजली के साथ ज्ञानवापी भी गूंजता है, इसके साथ राष्ट्रवाद भी गूंजता है, कश्मीर भी गूंजता है, परिवारवाद पर भी बहस होती है। और बीजेपी इनमें से तमाम उन इश्यूज़ को लेकर, जिनमें से अनेक की वो खुद जन्मदात्री है, वो इन इश्यूज़ को बहुत अलग तरीके से रखने की कोशिश करती है। ये बात कांग्रेस को समझनी होगी कि क्या देश का मिजाज नगरीय क्षेत्रों का बदला है। व्हाट्सएप, टेलीविज़न और सोशल मीडिया ने अब स्थानीय मुद्दों के साथ राष्ट्रीय मुद्दों को भी एकाकार किया है, और अगर ऐसा कर लिया है तो इसका जवाब बीजेपी को देने के लिए उसके पास क्या रणनीति है। क्योंकि आप इसको कोसेंगे वो आपका राइट है, आपका अधिकार है। आप कितने ठीक हैं, कितने गलत हैं, ये फैसला जनता करेगी, लेकिन आपको इस रणनीति का जवाब देने के लिए काउंटर स्ट्रैटेजी तो जरूर बनानी होगी। बहुत शुक्रिया संदीप जी, बहुत शुक्रिया अजय जी, और बहुत शुक्रिया करता हूं सनवर पटेल साहब। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, हसदेव के साथ सीएम और सिंहदेव। नमस्कार।